हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने इंटेलिजे आइडिया एंड जेडीके को कैसे इंस्टॉल किया था एंड पिछले लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था। आज हम देखेंगे जावा में इनपुट एंड आउटपुट कैसे हैंडल करते हैं, मतलब यूजर से डेटा कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे दिखाते हैं। एंड हम जावा वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड क्या होता है ये पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर एंड डेटा टाइप को पढ़ेंगे। चलिए हम जावा में इनपुट एंड आउटपुट कैसे लेते हैं उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जावा का बॉयलर प्लेट कोड क्या है। तो जावा के बॉयलर प्लेट के लिए पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज माई पैकेज नाम का हमने एक पैकेज बना लिया। इसके बाद हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक क्लास माई क्लास। इसके अंदर हम लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कुछ भी जो हमें प्रिंट करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। चलिए हम हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये होता है हमारा कोड। चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं जब भी हम जावा का कोड लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर अपना एक पैकेज बनाते हैं। हमने माई पैकेज नाम का पैकेज बनाया। ये जो हमारा माई पैकेज है इसका काम है क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना। मीन्स जो हमारा पैकेज होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अभी आप इसको इतना ही समझे, आगे हम पैकेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तब हम इसे डिटेल में समझेंगे। ये जो हमारा पैकेज है माई पैकेज, ये बेसिकली एक फोल्डर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर क्लास एंड इंटरफेसेस को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कोड मैनेज और रीयूज हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने क्लास की। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है माई क्लास नाम का। इस क्लास के पहले हमने पब्लिक लगाया है एंड जब हम क्लास का नाम डिफाइन करते हैं तो हम क्लास कीवर्ड भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास कीवर्ड यूज किया, उसके बाद अपने क्लास का नाम दे दिया एंड यहाँ पर हमने पब्लिक यूज किया। इसका मतलब ये है कि हमारा क्लास पब्लिक है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा क्लास होता है वो ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जो ऑब्जेक्ट के डेटा और बिहेवियर को डिफाइन करता है। जावा में जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। एक क्लास के अंदर हम वेरिएबल और मेथड्स डिफाइन करते हैं जो ऑब्जेक्ट के डेटा और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम किसी क्लास का नाम कार दे देते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, जैसे कलर, स्पीड एंड मॉडल, और कुछ इसके मेथड होंगे। मेथड में हमारे कार स्टार्ट, स्टॉप, एक्सीलरेट, ये जो है वो कार के काम को डिफाइन करेंगे। जो कार के काम को डिफाइन कर रहे हैं उसे हम मेथड कह दे रहे हैं
एंड जो कार का ये फीचर है, कलर, स्पीड एंड मॉडल, ये हमारे कार के एट्रीब्यूट हो गए। अभी हम डिटेल में पैकेज, क्लास, मेथड, ये सब सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब हमने क्लास बनाया था माई क्लास, तो हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया था। क्लास कीवर्ड का यूज हम जावा में एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए करते हैं। क्लास में हम वेरिएबल और मेथड डिफाइन करते हैं जो एक ऑब्जेक्ट के फीचर और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा, हमने कार क्लास बनाई थी एंड उसमें हमने अपने मेथड्स दिए थे, स्टार्ट, स्टॉप एंड एक्सेलरेट, ये हमारे मेथड हैं। एंड हमने कुछ एट्रीब्यूट यूज किए थे, कलर, स्पीड, मॉडल, ये सब जो थे हम इसको इस क्लास में वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं एंड बहुत सारे फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार हमारी क्लास है एंड ये हमारे मेथड हैं एंड ये हमारे वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लास हमारी है, इसे हम कलेक्शन ऑफ मेथड, वेरिएबल, ये सब बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पॉइंट को, ये है पब्लिक, स्टैटिक, वायर्ड, मेन, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट एंड ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन जावा में हर प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब भी हम जावा प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। अब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। पब्लिक, पब्लिक का मतलब है ये जो हमारा क्लास है, माई क्लास, ये कहीं भी एक्सेसिबल है। इट मीन्स अगर हम एक और क्लास बनाएं या फिर पैकेज बनाएं, उस क्लास एंड पैकेज के अंदर ये हमारा माई क्लास एक्सेसिबल है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है ये मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। इसका हम मतलब समझते हैं अभी। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हमारा मेन मेथड है, ये स्टैटिक है। हमारा मेथड टू टाइप का हो सकता है, या फिर स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को हम बोल सकते हैं इंस्टेंस मेंबर, या फिर ऑब्जेक्ट मेंबर। जब हमारा मेथड स्टैटिक होता है तो हम उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एंड जब हमारा मेथड नॉन स्टैटिक होता है तो उसे कॉल करने के लिए हमें ये जो क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसे हम आगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वायर्ड। वायर्ड एक रिटर्न टाइप होता है जो बताता है कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर हमारा मेथड ये है इंट होता तो ये इंटीजर रिटर्न करता। अगर बुलियन होता तो हमारा बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करता। बट ये वायर्ड है तो हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब हम आते हैं मेन पर। मेन एक मेथड का नाम है
ये जावा में एक स्पेशल मेथड होता है जो प्रोग्राम के स्टार्ट होने पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। ये एक पैरामीटर है जो कमांड लाइन आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम प्रोग्राम को कमांड लाइन से रन करते हैं और कुछ इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट यहाँ आर्गुमेंट्स एरे में स्टोर होते हैं। चलिए इसे हम समझते हैं। आगे के लेक्चर में जब हम एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर हम एरे को जब डिक्लेयर करेंगे तो इसके लिए हम लिखते हैं डेटा टाइप इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड एरे का नाम हम लिख देते हैं। इसका नाम हम नेम ही दे देते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना जान लें कि आप एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा इंटीजर टाइप है, तो ये हमारा एक टाइप का एरे ही है। यहाँ पर हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग दिया है एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा यही है। बस हम एरे की नेम की जगह यहाँ पे आर्गुमेंट्स ये यूज कर लिए हैं। अगर हम इसे लिखते हैं न्यू इन एंड एरे की साइज दे देते हैं 5, ये हमारा टोटल एरे का डिक्लेरेशन है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे हम एरे के कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ ले ये हमारा जो है ये एक तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का। एंड जो ये हमारा आर्गुमेंट पैरामीटर है, आर्गुमेंट पैरामीटर इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द कमांड लाइन आर्गुमेंट। मीन्स यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट्स बना लेते हैं, ये पॉइंट करता है एक एरे को। एरे में जो एलिमेंट हैं वो हमारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे। इसका मतलब ये है each element in the argument array is string। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे लेक्चर में मूव कर जाएं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमने इसमें क्या देखा। पब्लिक, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर था। इसका मतलब हम इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब पब्लिक के अलावा प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर भी होते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है जब हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा स्टैटिक नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। वायर्ड, ये एक रिटर्न टाइप है। एंड मेन, ये हमारा मेथड का नाम है, मेथड नेम। एंड ये हमारा है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये जो हमारा आर्गुमेंट पैरामीटर है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग है दैट कंटेन कमांड लाइन आर्गुमेंट। यहाँ पे अगर मैं ये लिखती हूँ इन ऐड नंबर इंट ए एंड इंट बी, तो ये हमारा पैरामीटर हो गया। ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया एंड ये हमारा मेथड का नेम हो गया, मेथड नेम, जिसमें हम दो नंबर को ऐड करवा रहे हैं। दो नंबर को ऐड करने के बाद हमें इंटीजर मिल रहा है, इसलिए हमने रिटर्न टाइप इंटीजर यूज किया। तो ये है इसका मतलब। अब हम समझते हैं इसे।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ये लाइन जो है स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक बिल्ट इन मेथड है जो कंसोल में आउटपुट शो करता है। यहाँ हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। चलिए इसे हम कोड करके समझते हैं। हम यहाँ पर एक पैकेज बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पैकेज बनाया माई पैकेज नाम का, माई पैकेज। इस माई पैकेज के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं। तो हमने माई क्लास नाम का एक क्लास बना लिया। ये हो गया हमारा पैकेज एंड ये हो गया हमारा क्लास। इसके अंदर हम अपना लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड को। हेलो वर्ल्ड कोड रन करते हैं। यहाँ हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। चलिए अब हम समझते हैं जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया उसको हम यूजर से इनपुट लेकर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें यूजर से इनपुट लेकर प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमें एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड यहाँ पर हमें एक लाइन इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये जो हमारा स्कैनर है ये क्लास है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। क्योंकि ये जो स्कैनर क्लास है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है। ये जो स्कैनर क्लास है ये हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए मेथड प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं ये जो हमने यस्सी यहाँ पर यूज किया है ये एक वेरिएबल है जो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन हम शॉर्ट के लिए यस्सी यूज कर लिए। हम इसे जेसिका दे सकते हैं, मोहन दे सकते हैं, श्याम दे सकते हैं। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इस यस्सी की जगह, बट हम यस्सी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट है। अब हम देखते हैं इस पार्ट को, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जो इस यस्सी वेरिएबल को एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा है एंड हमारा ये एक न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ हमें स्कैनर क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमने न्यू कीवर्ड यूज किया। ये स्कैनर एक कंस्ट्रक्टर है जो सिस्टम डॉट इन को आर्गुमेंट के रूप में लेता है। सिस्टम डॉट इन का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट यानी कीबोर्ड से इनपुट। इसका मतलब है कि हम यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर ये सब चीजें समझ नहीं आई है, इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको इन सब में से कोई भी चीज़ें समझ नहीं आई है, क्योंकि आगे इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि जो हमने स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यूज किया है, इसका मतलब है स्कैनर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट एससी नाम से बना रहे हैं जो हमारा यूजर से इनपुट लेगा। सिस्टम डॉट इन का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट यानी कीबोर्ड, और ये एससी ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके हम यूजर से इनपुट लेंगे।
तो ये हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो चलिए जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल सॉल्व किया था हेलो वर्ल्ड का, उसे हम यूजर से इनपुट लेकर प्रिंट करते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसके लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इंटर द सेंटेंस जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब हम यूजर से सेंटेंस को इनपुट ले रहे हैं, इसके लिए हम लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब हम प्रिंट कर दे रहे हैं इस नेम को। कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर हम सेंटेंस इंटर करते हैं। हम हेलो वर्ल्ड इंटर कर दिए। यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अगेन कोड को रन कराते हैं एंड यहाँ पर अलग अलग हेलो वर्ल्ड को डालते हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। चलिए इस कोड में हम इस लाइन को समझ लेते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर था स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। तब जो हमने यूजर से सेंटेंस इनपुट लिया था, हमने यूज किया था स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो जो हमने यूजर से इनपुट लिया था, उसको स्टोर कराने के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो हम उसे नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिए। तो जो हमने स्कैनर का ये ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें एक फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन नाम का। हमने इस नेक्स्ट लाइन फंक्शन की हेल्प से इनपुट को ले लिया। अब जो ये इनपुट ले लिया हमने, इसी इनपुट को हमने प्रिंट करवाया था। तो जब हमने कोड को रन किया था, तो स्क्रीन पर हमसे पूछा था इंटर द सेंटेंस, तो हमने सेंटेंस इंटर किया था हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने इसे यहाँ से प्रिंट कर दिया था, तो हमारा स्क्रीन पर ही प्रिंट हो गया था हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, पहले हमने स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई, उसके बाद हमने इनपुट लिया एंड उसे इस नेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो हमने कंसोल में पहले आया हमारा इंटर दी सेंटेंस, वहां पे हमने सेंटेंस को इंटर कर दिया। उसके बाद हमारा ये हेलो वर्ल्ड कंसोल पर ही प्रिंट हो गया। कंसोल हमारा वो इंटरफेस होता है जहां पर हम अपने आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। तो ये एरिया हमारा कंसोल है, ये वाला एरिया, इसे हम कंसोल बोलते हैं। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग नेम में जो यूजर से इनपुट लिया था, उसको हमने स्टोर करवाया था थ्रू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर हम यहाँ पे लाइन को हटा दें, एससी डॉट नेक्स्ट करें एंड कोड को रन करते हैं, तो आ जाता है इंटर द सेंटेंस। हम यहाँ पर डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब इंटर करते हैं, यहाँ पर हमारा प्रिंट हो रहा है हेलो। ये सेंटेंस हमने गलत लिख दिया, सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आपने नेक्स्ट यूज किया, तो यहाँ पर केवल हेलो प्रिंट हुआ।
वर्ड हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है जब हम नेक्स्ट यूज करते हैं तो ये केवल एक ही टोकन लेता है, मीन्स हेलो वर्ल्ड में इसने केवल हेलो ले लिया, इसीलिए हम नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारा होल सेंटेंस को ले लेता है। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं माई नेम इज जेसिका, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो इसे प्रिंट कराने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन। चलिए इसे हम रन करा के देखते हैं। ये हमारा पिछला कोड है, यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं एंड अब हम कोड रन करते हैं। यहाँ पर पूछा इंटर द सेंटेंस, हम डाल देते हैं माई नेम इज जेसिका। हमारा प्रिंट हो गया माई नेम इज जेसिका। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के डेटा को इनपुट लिया था एंड इस नेम में स्टोर करवाया था, इसलिए ये हमने यूज किया था एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर हमें इंटीजर टाइप के डेटा को लेना है तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट इन, इसके पहले हमारा एससी डॉट लगेगा। एंड अगर हमें फ्लोट टाइप के डेटा को लेना है तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट फ्लोट। अगर हमें बाइट यूज करना है तो नेक्स्ट बाइट एंड नेक्स्ट हम ये एन स्मॉल रहेगा, डबल भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट भी, नेक्स्ट लॉन्ग भी। अगर हमें बुलियन टाइप के डेटा को लेना है एससी डॉट नेक्स्ट बुलियन। चलिए हम एक इंटीजर टाइप के डेटा को लेकर देखते हैं। तो ये हमारा पिछला कोड है, यहाँ पर हम स्ट्रिंग की जगह डाल देते हैं इंट, यहाँ पे नेम की जगह नंबर डाल देते हैं एंड यहाँ पर डाल देते हैं एससी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर नेम की जगह नंबर कर देते हैं, इंटर द नंबर। कोड रन करते हैं, हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं 2 3 4 5 6, प्रेस करते हैं इंटर। ये हमारा प्रिंट हो गया नंबर। चलिए अब हम अगेन हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देखते हैं। ये है हमारा हेलो वर्ल्ड। अगेन हम एक बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। कोड को हम रन करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे हेलो वर्ल्ड 2 लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट एलएन लगाया एंड यहाँ पर भी प्रिंट एनएन लगाया। प्रिंट एलएन हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करने का काम करता है। अब जावा में एक और तरीका होता है प्रिंट करने का। अगर हम यहाँ से एलन को हटा दें एंड यहाँ से भी हम एलन को हटा दें, अब कोड रन करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। तो जब हम यहाँ पर एलन लगा देते हैं तो ये जो हमारा कोड प्रिंट होता है ये हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाता है। तो जो प्रिंट एलन है उसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट लाइन। जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं तो ये जो भी टेक्स्ट या डेटा है उसे प्रिंट करने के बाद कर्सर को नई लाइन में ले जाता है, मतलब अगला आउटपुट हमें नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। इसलिए जब हमने इस लाइन को प्रिंट कर लिया तो अगला लाइन प्रिंट करने के लिए ये नेक्स्ट लाइन में हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया। और जब हमने यूज किया था केवल प्रिंट का, मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये बिना लाइन चेंज किए प्रिंट कर दिया, तो इसका जो आउटपुट आया था वो नेक्स्ट लाइन में ना जाके सिंगल लाइन में ही प्रिंट हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं मेथड टू प्रिंट आउटपुट। हमने फर्स्ट मेथड देखा प्रिंट, सेकेंड मेथड देखा प्रिंट एलन एंड एक और मेथड होता है
जिसे हम बोलते हैं बैकस्लैश n। ये हमारे 3 मेथड होते हैं। इस प्रिंट एलएन का फुल फॉर्म होता है प्रिंट लाइन। इसका मतलब होता है ये विदाउट न्यू लाइन प्रिंट करता है। मतलब सारे जो हम कोड लिखते हैं वो सिंगल लाइन में प्रिंट कर देता है। एंड इसका मतलब होता है प्रिंट लाइन। जब हमारा एक लाइन का कोड प्रिंट हो जाता है तो वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। एंड चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। इसे हम बोलते हैं बैकस्लैश n। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो न्यू लाइन यानी नई लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज जावा में तब होता है जब हम आउटपुट में मैनुअली नई लाइन में जाना चाहते हैं बिना प्रिंट एलएन का यूज किए। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आप तो नेक्स्ट लाइन में चले ही जाएंगे। अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जब हम बैकस्लैश n लिखते हैं तो कर्सर उस जगह से नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। इससे हम आउटपुट को और क्लीन और ऑर्गेनाइज वे में दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए इन तीनों का एक बार कोड करके डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं बैकस्लैश n का यूज करके। इसके लिए हमने लिखा हेलो। ये हम यहाँ से एलन हटा देते हैं। हेलो जेसिका। इसके बाद हम दे देते हैं बैकस्लैश n। अब हम लिखते हैं वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। कोड हम रन करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा ये हेलो जेसिका एक लाइन में प्रिंट हो गया। एंड जैसे ही हमने बैकस्लैश n का यूज किया ये हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया एंड वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। चलिए एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं बैकस्लैश n को समझने के लिए। हम ये प्रिंट करना चाहते हैं। हमें इसे प्रिंट करना है तो चलिए हम प्रिंट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम फर्स्ट स्टार को प्रिंट कर दिए। फर्स्ट स्टार के बाद हम लगाते हैं बैकस्लैश n एंड प्रिंट कर देते हैं हम 2 स्टार को। हमने यहाँ पे 2 स्टार ले लिया एंड बैकस्लैश n लगाते हैं हम 3 स्टार दे दिए एंड बैकस्लैश n लगाते हैं एंड 4 स्टार दे दिए। कोड रन करते हैं। हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा वही आउटपुट है जो हमने प्रिंट करना था। चलिए इसे हम प्रिंट एलएन का यूज करके प्रिंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं फर्स्ट स्टार को एंड हम प्रिंट करते हैं 2 स्टार को एंड हम प्रिंट कर देते हैं 3 स्टार को एंड हम प्रिंट कर देते हैं 4 स्टार को। कोड रन करते हैं। हमारा ये आउटपुट आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं। मीन्स ये एक ऐसा नाम है जो किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम वेरिएबल का नाम यूज करते हैं तो उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो यूज होती है। वेरिएबल को हम डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करते हैं जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट। ये हमारे डेटा टाइप हैं जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें 2 चीजें स्पेसिफाई करनी होती है। एक डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नेम। तो इसका सिंटैक्स होगा
डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। सपोज हम डेटा टाइप ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंट। वेरिएबल नेम सपोज हम एज ले रहे हैं, तो यहाँ पर एज जो है हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है, तो ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। चलिए हम देखते हैं वेरिएबल को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हमें उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है। इस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। हम यहाँ पर दे देते हैं एज इक्वल टू 25। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया डिक्लेरेशन का, ये प्रोसेस हो गया इनिशियलाइजेशन का। सपोज मान लेते हैं ये हमारी मेमोरी है एंड हम मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर देते हैं एक वेरिएबल का नाम इन ए इक्वल टू 55 एंड हम एक सेकेंड वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जेसिका। थर्ड वेरिएबल लेते हैं हम इंटीजर टाइप का इंट एज इक्वल टू 18। तो हम एक ब्लॉक पर जाएंगे, उसका नाम दे देंगे ए एंड उसमें असाइन कर देंगे 55। ऐसे ही हम एक और ब्लॉक पर जाएंगे, उसका नाम दे देंगे नेम एंड उसमें असाइन कर देंगे जेसिका। ऐसे ही हम एक और ब्लॉक पर जाएंगे, उसका नाम दे देंगे एज एंड उसमें असाइन कर देंगे 18। तो हमने यहाँ पर देखा हम इस मेमोरी के लोकेशन का नाम दे दिए ए, इस मेमोरी के लोकेशन का नाम दे दिए नेम एंड इस मेमोरी के लोकेशन का नाम दे दिए एज। यहाँ पर हमने 18 असाइन कर दिया, यहाँ पर जेसिका एंड यहाँ पर 55। तो इस कुछ तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो हमने ये सारे ब्लॉक यूज किए हैं, ये हमारे सारे सेम साइज के नहीं होते हैं, क्योंकि जो हम इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं उनकी साइज डिफरेंट है। हमारे इंटीजर की साइज डिफरेंट होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप की साइज डिफरेंट होती है। अगर ऐसे हैं हम बूलियन डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो उसकी साइज भी डिफरेंट होगी। इसलिए हमें इस ब्लॉक को देखकर ये नहीं समझना है कि सारे ब्लॉक हमारे सेम साइज के हैं। ये ब्लॉक हमारे वैरी करते हैं। चलिए इस वेरिएबल्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक इंट ए इक्वल टू 55 ले लेते हैं, इंट बी इक्वल टू 60 ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम सम परफॉर्म करते हैं। तो हमारा इंट सम इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी एंड अब हम प्रिंट कर लेंगे सम को। चलिए हम इसका कोड करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से, उसमें हम असाइन कर देते हैं 55 एंड एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं बी नाम से, उसमें हम असाइन कर देते हैं 10 एंड अब हम इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी एंड अब हम प्रिंट कर लेते हैं सम को। कोड को रन करते हैं, हमारा आउटपुट आ गया 65, क्योंकि 55 प्लस 10 इक्वल टू 65। चलिए हम बात कर लेते हैं जावा में नेमिंग कन्वेंशन की। तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। हमारा लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैमल केस होता है एंड हमारा पास्कल केस होता है। ये जो हमारा लोअर केस है, इसमें हम सारी चीजें स्मॉल लिखते हैं। जैसे अगर हम लोअर केस लिख रहे हैं तो लोअर केस सब स्मॉल लेटर में। अगर हम माई नेम लिख रहे हैं तो एम भी स्मॉल,
उसके बाद नेम का एन भी स्मॉल। ये हो गया हमारा लोअर केस। अगर हम अपर केस ले रहे हैं तो हम सारी चीजें कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अपर केस। अगर हम माई नेम लिख रहे हैं तो माई नेम। अब हम बात करते हैं कैमल केस की। कैमल केस में अगर हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं तो हम इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखेंगे, एम हमने स्मॉल लिख दिया। एंड इसके बाद अगर हमारा ये नेम आ रहा है तो एन को हम कैपिटल लिख देंगे। उसके बाद ये, अगर उसके बाद और ऐड हो रहा है, माई नेम इज जेसिका, तो हम इज का आई कैपिटल लिखेंगे एंड जेसिका का यहाँ पे जे कैपिटल लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कैमल केस। एंड अब हम बात करते हैं पास्कल केस। पास्कल केस में हम अगर हम लिखते हैं माई नेम इज जेसिका पास्कल केस में, तो एम इसका कैपिटल लिखेंगे, नेम का एन कैपिटल लिखेंगे, इज का आई कैपिटल लिखेंगे, जेसिका का जे कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब हमने पास्कल केस यूज किया तो सबका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल यूज किया। एंड जब हम कैमल केस यूज कर रहे थे तो ये फर्स्ट टर्म को छोड़कर आगे के जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें से सारे टर्म के फर्स्ट जो हमारा लेटर है उसको हम कैपिटल लिख रहे हैं। अगर हम अपर केस की बात करें तो ऑल लेटर आर अपर केस। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हमारा है इसमें सभी लेटर अपर केस के हैं। एंड जब हम लोअर केस की बात करें तो ऑल लेटर आर लोअर केस। इसमें हमारे सारे लेटर लोअर केस में हैं। एंड एक हमारा और होता है अपर स्नेक केस। इसमें ऑल लेटर आर अपर केस एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैक्स वैल्यू। यहाँ पे हमारे सारे लेटर अपर केस में हैं एंड जो वर्ड्स है वो सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। तब जब हम अपने कोड लिखेंगे तो अगर हम कुछ पैकेज बना रहे हैं तो वो लोअर केस में लिखा जाएगा। अगर हम फंक्शन एंड वेरिएबल का नेम दे रहे हैं तो ये हमारा कैमल केस में लिखा जाएगा। एंड जब हम अपर स्नेक केस की बात करें, अगर हम कांस्टेंट अपने लिख रहे हैं तो ये हमारे अपर स्नेक केस में लिखे जाएंगे। एंड क्लास हमारे पास्कल केस में लिखे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन जावा। मीन्स जावा में हम वेरिएबल का नेम कैसे लिखते हैं। स्टार्ट विथ लेटर। मीन्स अगर हम कोई वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं तो वो हमारा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ये हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये हमारा गलत है। हम उसको लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में डिजिट्स या कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट इज कैमल केस। हम जब भी वेरिएबल लिख रहे हैं तो हम कैमल केस में लिखेंगे। कैमल केस मीन्स हमारा जो ये फर्स्ट वर्ड है वो हमारा स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद जितने भी हम आगे के वर्ड्स यूज करेंगे उसमें हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल है फर्स्ट नेम। हम देख पा रहे हैं फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है तो ये तो हमारा सारा स्मॉल लेटर में रहेगा। उसके बाद जितने भी हम वर्ड्स यूज करेंगे उसमें हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेम का एन कैपिटल हो गया। अगर हम इसके आगे इज जेसिका लगाते हैं तो इज का आई कैपिटल हो जाएगा, जेसिका का जे कैपिटल हो जाएगा। थर्ड रूल है नो स्पेशल कैरेक्टर। मीन्स जब हम वेरिएबल का नेम डिफाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल के नेम के बीच में हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स
@ हैशटैग, डॉलर या फिर हाइफ़न, इन सब चीज़ों को हम वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम वेरिएबल के नेम के बीच में 0 से लेकर 9 तक और कोई भी डिजिट यूज़ कर रहे हैं या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नेम होता है। यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है कुछ, यूज़र आईडी, यूज़र हमने यहाँ पे वेरिएबल के बीच में अंडरस्कोर यूज़ किया, तो ये हमारा वैलिड है। यहाँ पे हम दे देते हैं यूज़र 2, यहाँ पर हमने वेरिएबल के बीच में या फिर इसके लास्ट में भी हम डिजिट दे सकते हैं। हम केवल स्टार्ट नहीं कर सकते। फोर्थ रूल इज नो स्पेस, मीन्स वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, मीन्स जब भी हम वेरिएबल का नेम बना रहे हैं उसके बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कस्टमर नेम, ये हमारा वेरिएबल नेम है। अगर हम इसके बीच में स्पेस दे देते हैं, कस्टमर नेम, यहाँ पर स्पेस है, तो ये हमारा वेरिएबल नेम नहीं होगा। नेक्स्ट रूल इज यूज मीनिंगफुल नेम, मीन्स अगर हमें नंबर्स को काउंट करना है तो हम वेरिएबल का नेम काउंट बना लेंगे। अगर हमें 2 नंबर का सम निकालना है तो हम वेरिएबल का नेम सम दे देंगे, जिससे हमारे कोड समझने में सहायता मिले। अगर हम वेरिएबल का नेम कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं, कोड से रिलेटेड नहीं देते हैं, तो भी हमारा आउटपुट सही आएगा, बट कोड समझ नहीं आएगा कि कोड में लिखा क्या है। इसलिए हम मीनिंगफुल नेम देते हैं वेरिएबल का। नेक्स्ट रूल इज अवॉइड कीवर्ड्स, जब भी हम वेरिएबल का नेम बना रहे हैं तो हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, जैसे इंट, क्लास, क्योंकि ये जावा में ऑलरेडी प्री डिफाइन है, इसे हम वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज केस सेंसिटिविटी, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मीन्स अगर हम किसी वेरिएबल का नेम दे रहे हैं काउंट एंड किसी वेरिएबल का नेम दे रहे हैं ये काउंट, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सी लोअर केस का यूज किया है एंड यहाँ पर सी हमने अपर केस यूज किया है। एक रूल हम और देख लेते हैं जो इसमें नहीं गिवन है। अगर हमें वेरिएबल का नेम सिंगल है, मीन्स एक ही वर्ड का है, जैसे काउंट, तो इसे हम लोअर केस में ही लिखेंगे। पास्कल केस में हम तब लिखते हैं जब हमें एक से ज्यादा वर्ड्स हो। अगर हमें काउंट नंबर वेरिएबल का नेम बनाना है तो हम इसे पास्कल केस में लिखेंगे, काउंट नंबर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो लोअर केस में है, मीन्स फर्स्ट वर्ड इन लोअर केस, सबसिक्वेंट वर्ड कैपिटलाइज्ड, यहाँ पे हमारा ये कैपिटल है। इसके आगे भी हम कुछ यूज करेंगे तो वहां पर वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, इसके आगे कुछ यूज करेंगे तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं जावा आइडेंटिफायर की। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर उन नेम्स को कहते हैं जो वेरिएबल, क्लासेस, मेथड और अदर यूजर डिफाइन आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं। आओ समझते हैं आइडेंटिफायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इन एज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर जो ये एज है ये एक आइडेंटिफायर है जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ये हम क्लास का नेम दे रहे हैं तो यहाँ पर यस हमारा कैपिटल रहेगा। यहाँ जो ये हमारा स्टूडेंट है वो क्लास का आइडेंटिफायर है। ऐसे ही हम एक मेथड का आइडेंटिफायर बना लेते हैं, पब्लिक वायर कैलकुलेट
ग्रेड। ये हमारा मेथड नेम है, इसलिए हमने इसको पास्कल केस में लिखा है। ये हमारा पूरा लोअर केस में है एंड ये सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा अपर केस में है। तो यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेट ग्रेड है, वो मेथड का आइडेंटिफायर है। अब आपको आइडेंटिफायर तो समझ आ ही गया होगा। चलिए इसके हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ अ लेटर ए टू जेड या ए टू जेड। इसमें हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वेरिएबल नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करके, अंडरस्कोर टेम्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डॉलर से स्टार्ट करके देख लेते हैं, डॉलर प्राइस। तो ये सब हमारे नेम है आइडेंटिफायर के। सेकेंड रूल देख लेते हैं। आफ्टर द फर्स्ट लेटर, आइडेंटिफायर कैन इंक्लूड लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इसका एग्जाम्पल है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने टू बाद में यूज कर लिया। अगर हम अंडरस्कोर को बीच में यूज करें तो भी ये सही है। अगर हम डॉलर को बीच में यूज करें नेम, तो भी ये सही है। थर्ड हम रूल देख लेते हैं। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्कोर एंड स्कोर, तो ये हमारे दोनों डिफरेंट होते हैं। और नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हम आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कस्टमर नेम, जब हम वेरिएबल का रूल पढ़ रहे थे। तो ये हमारा सही है। अगर हम इसके बीच में स्पेस दे देते हैं मीन्स कस्टमर नेम, ऐसे हम आइडेंटिफायर के नेम को नहीं लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आइडेंटिफायर कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर सच एज एट द रेट, हैशटैग, परसेंटेज एंड etc। आइडेंटिफायर केवल अंडरस्कोर, डिजिट, डॉलर, ये सब हम आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं, बट ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसे हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हम रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, जैसे हमारे पब्लिक, स्टैटिक, इंट, क्लास, ये सब कुछ जावा के रिजर्व वर्ड है जिसे हम आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं सेवेंथ। मीन्स जब भी हम आइडेंटिफायर का नेम दे रहे हैं तो हमें मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। अगर हमें यूजर का एज का आइडेंटिफायर बनाना है तो हम इसका नेम दे देंगे यूजर एज। अगर हम इस आइडेंटिफायर की जगह नेम दे देते हैं प्रिंट नंबर, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने यूजर की एज ली है या फिर नंबर ली है, इसलिए हम मीनिंगफुल नेम देंगे। अगर हम अपने आइडेंटिफायर का नाम ये दे देते हैं इसकी जगह, तो भी हमारा आउटपुट सही आएगा, बट कोड हमें समझ नहीं आएगा कि कोड में क्या है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आइडेंटिफायर कैन बी एनी लेंथ बट शुड बी रीजनेबल फॉर रीडेबिलिटी। आइडेंटिफायर का लेंथ हम कितना भी दे सकते हैं, बट हम उतना ही नेम दें जितना हमारा पढ़ने में सुटेबल हो। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक आइडेंटिफायर का नेम लिया टेम्पो रेरी वेरिएबल नेम। तो ये आइडेंटिफायर का नेम बहुत बड़ा है, इसकी जगह हम टेम्प यूज कर देंगे शॉर्ट में। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप्स ये बताते हैं कि
वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। डेटा टाइप एक क्लासिफिकेशन है जो ये डिफाइन करता है कि वेरिएबल या कांस्टेंट किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। इससे कंपाइलर को समझ आता है कि डेटा के साथ कैसे ऑपरेशन किए जाएं। डेटा टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारा यूजर डिफाइंड होता है, मीन्स क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ये जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ये होल्ड करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मीन्स होल्ड सिंगल वैल्यू। एंड जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ये होल्ड करता है होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। तो ये जो हमारे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है ये इंटीजर ही होते हैं हमारे, बट इनके साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंड ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, इसमें भी हमारा साइज डिफर करता है। एंड ये हमारा कैरेक्टर होता है एंड ये हमारा बुलियन होता है। बुलियन में हमारे ट्रू और फॉल्स आते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेसेस। एंड बहुत सारे होते हैं हमारे। ये जो बाइट डेटा टाइप होता है इसकी साइज होती है 1 बाइट और 8 बिट। शॉर्ट डेटा टाइप की साइज होती है 2 बाइट या 16 बिट। इंट डेटा टाइप की साइज होती है 4 बाइट और 32 बिट। लॉन्ग डेटा टाइप की साइज होती है 8 बाइट या 64 बिट। फ्लोट डेटा टाइप की साइज होती है 4 बाइट या 32 बिट। डबल डेटा टाइप की साइज होती है 8 बाइट 64 बिट। कैर डेटा टाइप की साइज होती है 2 बाइट या फिर 16 बिट। एंड जो ये बुलियन होता है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। डेटा टाइप्स को डिटेल में, फर्स्ट इज बाइट डेटा टाइप। इसकी साइज हमने पढ़ी थी 8 बिट या फिर 1 बाइट। एंड इसका रेंज होता है -128 टू 127। बिट का मतलब है मोस्ट फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट। बिट दो हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है या फिर 1। इसकी केवल 2 पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर ये 8 बिट है तो हम 8 बिट बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 ये 7 तक, 0 से क्योंकि 7 तक। अब हम देख पा रहे हैं ये जो बिट की प्रोबेबिलिटी है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो ये हमारी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ये भी हमारी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ऐसे ही हमारे सारे या तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा हर ब्लॉक के पास 2 ऑप्शन थे, 0 1 0 1। तो हमारे टोटल ऑप्शन निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8। बट जो हमारी बाइट की रेंज निकल के आ रही है, वो -2 के पावर 7 टू 2 के पावर 7 -1 तक आ रही है। तो चलिए देखते हैं ये हमारी रेंज कैसे निकलती है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे जो ये टोटल पॉसिबिलिटी निकली थी, ये 2 के पावर 8 की निकली थी। बट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी बाइट की रेंज होती है, वो 7 के पावर में होती है। तो चलिए ये समझते हैं ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो ये पहली बीट होती है, वो एक्चुअल में साइन बीट होती है। साइन बीट मीन्स ये साइन रिप्रेजेंट करती है। या तो ये साइन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो एक बीट तो आपका यहीं पर कम हो गया। जब यहाँ पर एक बीट कम हो जाएगा तो टोटल पॉसिबिलिटी ये इतनी बचेगी। तो यहाँ पर जो 2 के पावर 8 था वो 2 के पावर 7 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 7 तो आपका कैलकुलेट हो गया। बट हमारा ये या तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर निगेटिव। तो निगेटिव में हमारी -2 के पावर 7 नंबर बची। तो ये तो हो गई हमारी निगेटिव में। बट ये पॉजिटिव में कहाँ तक जा रही है इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये पॉजिटिव वाला हमारा जाएगा 2 के पावर 7 -1, क्योंकि हमारा एक 0 भी है। 0 की वजह से एक वैल्यू हमारी कम हो गई। तो ये हो गया हमारा रेंज। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी -128 टू 127। तो ये हो गई हमारी रेंज बाइट की। ऐसे ही हम शॉर्ट के, इंट के, लॉन्ग के, इन सब के लिए हम रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट डेटा टाइप इज शॉर्ट डेटा टाइप। इसकी साइज होती है 2 बाइट या फिर 16 बिट एंड इसका रेंज होता है -32 टू। इसे आप उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने बाइट के लिए कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट डेटा टाइप इज इंट डेटा टाइप। इसकी साइज होती है 4 बाइट या फिर 32 बिट एंड रेंज होता है 2 के पावर 31 -2 के पावर 31 टू 2 के पावर 31 -1। नेक्स्ट डेटा टाइप इज लॉन्ग। इसकी साइज होती है 8 बाइट या फिर 64 बिट। इसका रेंज होता है 2 के पावर -2 के पावर 63 टू 2 के पावर 63 -1। नेक्स्ट डेटा टाइप इज फ्लोट। इसकी साइज होती है 4 बाइट या फिर 32 बिट। नेक्स्ट डेटा टाइप इज डबल। इसकी साइज होती है 8 बाइट या फिर 64 बिट। नेक्स्ट डेटा टाइप इज कैर। इसकी साइज होती है 2 बाइट या फिर हम बोल सकते हैं 16 बिट। नेक्स्ट डेटा टाइप इज बुलियन। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को। चलिए अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं सारे डेटा टाइप के लिए। पहले हम बाइट डेटा टाइप के लिए देख लेते हैं। बाइट, यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम दे देते हैं एज इक्वल टू 25। तो ये हमारा बाइट डेटा टाइप के लिए हो गया। हम शॉर्ट डेटा टाइप के लिए देख लेते हैं। हम टेम्परेचर नाम का वेरिएबल बनाते हैं एंड उसमें हमने 30 असाइन कर दिया। एंड इंटीजर डेटा टाइप देख लेते हैं। सैलरी हमने 50,000 कर दी। लॉन्ग डेटा टाइप देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हमने वेरिएबल बना लिया एंड इसमें हम डिस्टेंस दे देते हैं
लॉन्ग के लिए हम यहाँ पर एल यूज करेंगे। एंड फ्लोट डेटा टाइप देख लेते हैं। फ्लोट हमने पाई लिख लिया 3.14। फ्लोट के लिए यहाँ पर हम एफ यूज करेंगे। एंड डबल डेटा टाइप देख लेते हैं। डबल इक्वल टू 2.71828। ये हमारा डबल डेटा टाइप हो गया। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप देख लेते हैं। कैर इनिशियल वेरिएबल का नाम बना देते हैं। इसमें हम कैरेक्टर जे असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुलियन डेटा टाइप। इज जावा फन नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसमें असाइन कर देते हैं ट्रू। तो इस तरीके से हम वेरिएबल का नेम दिखाते हैं जब हम इस डेटा टाइप को यूज करते हैं। एंड अब जो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका कॉन्सेप्ट हम जब आगे डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, एरे इन सब अब जो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्टेंट इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्टेंट ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। कंस्टेंट का यूज तब होता है जब आपको एक वैल्यू को परमानेंटली फिक्स करना होता है ताकि वो कभी भी मॉडिफाई ना हो। जावा में किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। फाइनल कीवर्ड एक वेरिएबल को कांस्टेंट या फिक्स्ड बना देता है, मतलब उसकी वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। चलिए इसे हम समझते हैं सिंटैक्स से। फाइनल हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे एंड वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। इसे हम इक्वल टू बोल रहे हैं बट इसका मतलब इक्वल नहीं होता। ये हमारा असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है। जावा में इक्वल टू ऑपरेटर ये होता है। अगर हम कहीं भी इसको इक्वल टू बोल रहे हैं तो आप इसे असाइनमेंट ही समझे। इक्वल टू हमारा ये होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है ये वैल्यू जो है इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। एंड इक्वल टू का मतलब होता है अगर हमारा a इक्वल टू 5 है, मतलब a में हमने 5 असाइन कर दिया एंड b इक्वल टू भी 5 है, इसका मतलब ये 5 भी हमारा b में असाइन है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं a इक्वल टू b, ये हमारा इक्वल है। एंड इसका मतलब ये हमारा असाइनमेंट है, ये 5 हमारा a में असाइन हो गया। तो आप इक्वल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर से कंफ्यूज ना हो। अगर हम असाइनमेंट को इक्वल बोल रहे हैं तो भी आप इसे असाइनमेंट ही समझे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं फाइनल। हम कांस्टेंट बना रहे हैं, डेटा टाइप को हम इंट ले लेते हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम को बना लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड इसमें हम असाइन कर देते हैं 1000। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। जावा में जब भी हम कांस्टेंट लिखते हैं वो हम अपर केस में लिखते हैं। अपर केस का अपर स्नेक केस, अपर स्नेक केस। तो यहाँ पर जो हमने स्पीड ऑफ लाइट लिखी है ये ना हो कि ये होगी स्पीड ऑफ लाइट। ये होगी हमारी वेरिएबल की नेम, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज कीवर्ड्स इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और जिन्हें लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से यूज किया जा सकता है। इन कीवर्ड्स को आप अपने वेरिएबल, मेथड या क्लासेस के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते।
क्योंकि इनका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो जावा लैंग्वेज के कोर को डिफाइन करते हैं। ये लैंग्वेज को समझने में मदद करते हैं कि आपका कोड क्या कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जब हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, तो उसके पहले क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम कोई पैकेज बना रहे हैं, तो पैकेज के नाम के पहले हम पैकेज कीवर्ड लगाते हैं। इससे हमें पता चल पाता है जो हम पैकेज डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में। ऐसे ही हमारे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, वायर्ड, इन, डबल, बुलियन, इफ, एल्स, स्टैटिक एंड बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। ये सारे कीवर्ड यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में आपको दे दिया है। ये हैं हमारे सारे कीवर्ड्स। तो जैसे-जैसे आप लेक्चर को कंप्लीट करते जाएँगे एंड लेक्चर में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, वो हमारे क्लियर होते जाएँगे। जब इन सारे कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे अपने कोड में, तब ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बस आप ये इतना समझ लें, जो ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं, वो रिज़र्व वर्ड होते हैं। तो जब आप वेरिएबल का नेम बनाएँ, मेथड्स का नेम बनाएँ या क्लास के नेम बनाएँ, तो इन सारे कीवर्ड्स का आप यूज़ नहीं कर सकते। इनके अलावा आप कोई भी नेम दे सकते हैं जब आप वेरिएबल, मेथड या क्लासेस का नेम बना रहे हों। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा हम इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं यूजर से, एंड हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेटा टाइप को पढ़ा, एंड डेटा टाइप में हमने सबके साइज को कैलकुलेट किया, एंड हम कीवर्ड्स पढ़े, हमने आइडेंटिफायर पढ़ा, हमने कांस्टेंट पढ़ा, एंड हमने वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर के रूल्स को देखा, कैसे हम वेरिएबल के नाम को लिखते हैं, कैसे हम आइडेंटिफायर के नेम्स को लिखते हैं। तो हमने इन सब कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।